नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखो आज की जो हमारी क्लास है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस विशेष टॉपिक का नाम है अपवर्जन, ठीक है ना? अपवर्जन को अंग्रेजी में हम एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं और ध्यान रखना ये जो अपवर्जन है ना, इसको हम बहिष्कार भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बहिष्कार कई तरीके से हो सकता है, जैसे सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है ना? मतलब कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हो कि ये जो अपवर्जन है ना, इसमें या तो हम किसी समाज का या फिर हम किसी समूह का या फिर हम किसी संस्था का या फिर हम किसी व्यक्ति का क्या करते हैं कि जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे हम वंचित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर की चर्चा करता हूँ, ठीक है ना? अब मंदिर में आदमी क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए, कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अब मंदिर में क्यों रोका जाएगा? या तो वे व्यक्ति है जो नीची जाति का होगा, या उसकी जो वेशभूषा पहनावा है वो उस धार्मिक विश्वासों के अनुरूप नहीं होगा, ठीक है ना? तो जब उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति का अपवर्जन हो गया है। जैसे हम यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन की चर्चा करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ग्राम पंचायतें बनी रहती है जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं का निपटारा करती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उन ग्राम पंचायतों में जो रसूखदार लोग होते हैं, जिनके पास पावर है, जो प्रभु जाति है ना? डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं मिस्टर एम एन श्रीनिवास, ठीक है? एम एन श्रीनिवास यूँ कहता है कि वो संख्या में भी ज़्यादा हो सकती है, वो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकती है, उनके पास राजनीतिक प्रभुत्व भी हो सकता है और जो उनके इनकम के सोर्सेज है ना, वो शहर की तरफ से भी हो सकते हैं, मतलब शहरी सोर्सेज से वो अर्निंग करते हैं। ये सब कारण बताए थे मिस्टर एम एन श्रीनिवास ने। तो ज़्यादातर इन पंचायतों में जो दबदबा रहता है, वो प्रभु जाति का रहता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, उनको इन सब से दूर रखा जाता है। तो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि उनका सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार हो गया है, ठीक है ना? कई बार क्या होता है, अब ये तो मेरे खुद के देखे हुए उदाहरण हैं। आज से 10-15 साल पहले की मैं चर्चा करूँ, हालाँकि अब चीज़ें है ना थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, शिथिलता आ गई है उनमें। पहले हमारे गाँव में कोई सामूहिक भोज होता था, जीमड़ा होता था ना, तो उसमें 2 पांडाल लगते थे। एक पांडाल गाँव की हायर कास्ट के लिए होता था और दूसरा पांडाल लोअर कास्ट के लिए होता था। जहाँ पर गाँव की हायर कास्ट खाना खाती थी, जिन पत्तलों में खाना खाती थी, उन पत्तलों को उठाने वाले भी दूसरे व्यक्ति होते थे। लेकिन जो लोअर कास्ट का पांडाल होता था, वो दूर होता था, वो खाना खाते, है ना? परोसने में भी अनदेखी की जाती और फाइनली वो जो पत्तल होती है ना, वो पत्तल को वो लोग उठाकर खुद ही दूर स्थान पर फेंक के आते थे। मतलब इस तरीके से उनका सोशल एक्सक्लूजन कर दिया है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देता हूँ कि अभी दक्षिणी राजस्थान की बात है और अगर मैं सही हूँ, तो नागौर जिले की बात है। ये मामला बहुत हाइलाइट रहा था, एक विद्यालय था, सरकारी विद्यालय, उसमें एक दलित बच्चा, उस दलित बच्चे ने जहाँ पर शिक्षक पानी पीते हैं, वो सार्वजनिक पानी का स्रोत था जहाँ पर मटकी वगैरह रखी हुई थी। बच्चे को प्यास लगी, उस बच्चे ने उन मटकियों से पानी पी लिया। एक टीचर को बुरा लगा और टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि बच्चे की आंख फूट गई और फाइनली बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा और बच्चे की मृत्यु हो गई। मतलब एक तरीके से उस बच्चे का क्या हो गया, सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार हो गया। जैसे हम सार्वजनिक जलाशयों की चर्चा करते हैं, सार्वजनिक जलाशयों में लोअर कास्ट को पानी पीने की अनुमति नहीं रहती, है ना? उस पानी का वो उपयोग नहीं कर सकते, मतलब उनका क्या हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है। कई जातियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत गलत नामों से संबोधित किया जाता है,
ठीक है ना, उनको टारगेट किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, एक सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम आर्थिक अपवर्जन की चर्चा करें। अब ध्यान रखना, हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा जो एक्सक्लूजन पाया जाता है ना, वो हिंदू धर्म में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो एक्सक्लूजन पाया जाएगा वो पूर्वी देशों में मेनली हमारे देश में पाया जाएगा, ठीक है ना। अब आर्थिक अपवर्जन की मैं बात करूं, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति, जैसे चार वर्ण बताए हमारे यहाँ पर, जो सबसे पहला वर्ण बताया जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जो दूसरा वर्ण बताया है उसे हम क्षत्रिय कहते हैं, तीसरा वर्ण बताया जिसे हम वैश्य कहते हैं, चौथा वर्ण बताया है उसे हम शूद्र कहते हैं। अब कोई शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति अगर ब्राह्मण वर्ण के नौकरी पेशा को अपनाना चाहेगा तो उसको अपनाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहा जाएगा कि तेरा काम केवल तेरे वर्ण तक ही सीमित है, जो परंपराएं तुझे निर्देशित करती हैं उन्हीं परंपराओं के अनुसार तुझे काम करना है। मतलब उसको वहां जाने के अवसर छीन लिए जाते हैं। इसे हम आर्थिक अपवर्जन कहते हैं। जैसे हम एन के दत्ता की बात करें या हम मिस्टर जीएस घुरिये की बात करें, जीएस घुरिये की बहुत फेमस किताब है जिनका नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। उसमें जाति की 6 विशेषता बताई है। अब जाति की 6 विशेषताओं में एक विशेषता है राजनीतिक एवं धार्मिक निर्योगिता। मैं लिख भी देता हूं, जीएस घुरिये ने एक विशेषता बताई है, राजनीतिक प्लस आर्थिक एवं धार्मिक निर्योगिता। मतलब राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना, धार्मिक अधिकारों से वंचित करना, आर्थिक अधिकारों से वंचित करना। एक विशेषता बताई है कि जो पैसे होते हैं ना, पैसे का मतलब है व्यवसाय, जो व्यवसाय होते हैं वो जन्मगत होते हैं, जाति व्यवस्था ऐसा प्रबंध करती है। दैट इज इकोनॉमिकल एक्सक्लूजन, इसे ही हम कहेंगे आर्थिक अपवर्जन, ठीक है ना। कई बार हम साक्षात्कार देने के लिए जाते हैं। मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हम सेना की चर्चा करें, ठीक है ना, तो सेना में पुजारियों की भर्ती निकलती है, उसमें साफ लिखा रहता है कि सेना में जो पुजारी होते हैं ना, उनका ताल्लुकात हायर कास्ट से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन भी हो गया और यहाँ पर आर्थिक अपवर्जन भी हो गया। अभी रेलवे में जगह निकली हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लगभग 2 साल पहले की बात है, ये मुद्दा बना था। इसमें संविदा पर भर्ती निकाली थी और ये जो होते हैं खाना बनाने वाले, रेलवे में जो रसोई घर होते हैं, रसोई यान होते हैं, उनके लिए वर्करों की आवश्यकता थी। स्पेशल नोट साफ मेंशन कर रखा था कि कोई भी लोअर कास्ट का फॉर्म ना भरे। ये आर्थिक अपवर्जन भी हो गया और ये सामाजिक अपवर्जन भी हो गया। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आर्थिक स्रोत के ऐसे साधन और संसाधन जहां पर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वंचित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक अपवर्जन कहेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम राजनीतिक अपवर्जन की बात करें। अब ध्यान रखना, यहां पर अपवर्जन का आधार केवल कास्ट नहीं हो सकता, अपवर्जन का आधार है ना वो केवल धर्म नहीं हो सकता, अपवर्जन का आधार क्षेत्र नहीं हो सकता, अपवर्जन का आधार है ना वो एक आइडियोलॉजी भी हो सकता है, अपवर्जन का आधार है ना वो एक जेंडर भी हो सकता है। जैसे हम एक कम्युनिटी की चर्चा करें जिसे हम क्यूयर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और क्यूयर कम्युनिटी है वो एलजीबीटी से मिलकर बना हुआ है ना। एल का मतलब लेस्बियन होता है, गे का मतलब गे होता है, बी का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, टी का मतलब ट्रांसजेंडर होता है। क्या एलजीबीटी के व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है, क्या वह सम्मान साधारण व्यक्ति के सम्मान के बराबर होता है? नहीं होता ना। एलजीबीटी के व्यक्ति को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगर कोई लेस्बियन है, लेस्बियन का मतलब फीमेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन रखती है, और गे का मतलब होता है कि पुरुष पुरुष के प्रति अट्रैक्शन रखेगा, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल का मतलब है दोनों के प्रति अट्रैक्शन रखेगा। ट्रांसजेंडर का मतलब है कि उसके लिंग को देखकर पहचाना नहीं जा सकता, दैट इज मेल या फीमेल, ठीक है ना। क्या इनको वो सम्मान मिलेगा? सम्मान नहीं मिल सकता। तो मतलब इस आधार पे भी किसी का अपवर्जन किया जा सकता है। जैसे हम राजनीतिक अपवर्जन की पर चर्चा करें, एक विशेष वर्ग को वोट देने के अधिकार ही छीन लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था मिस्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है ना, या फिर उन्होंने 5 लाख हिंदुओं के साथ नागपुर में, मिस्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं, 5 लाख हिंदुओं के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये सारे के सारे जो कारण थे ना वो एक्सक्लूजन का कारण थे। जैसे हम उनके महाल सत्याग्रह की चर्चा करें, है ना,
महार या महार सत्याग्रह की चर्चा करें, कालाराम मंदिर की चर्चा करें, ठीक है ना, या हम सावित्री देवी मंदिर की चर्चा करें, तो पता है कि ये कारण क्या थे। महाड़ सत्याग्रह में जो महाड़ का तालाब था, जिसे हम शावदार तालाब के नाम से जानते हैं, वहां पर लोअर कास्ट को पानी भरने नहीं दिया जाता था। कालाराम मंदिर में लोअर कास्ट को प्रवेश नहीं दिया जाता था, सावित्री मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। फाइनली उन्होंने नागपुर में 5 लाख हिंदुओं के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो राजनीति अपवर्जन का मतलब है राजनीतिक पहुंच से किसी व्यक्ति को दूर रखना, है ना। ये टाइप्स है। शैक्षिक अपवर्जन की बात करता हूं, जैसे हम कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, और कल्चरल कैपिटल की बात कौन करता है मिस्टर प्रमोद, जल्दी बताइए, कल्चरल कैपिटल की बात कौन करता है, सांस्कृतिक पूंजी की? हाँ, नहीं पता, मिस्टर पियर बोर्देयू करता है, ठीक है ना। अब पियर बोर्देयू कहते हैं कि जो हायर कास्ट के लोग हैं ना, हालांकि वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था जब मिस्टर बोर्देयू ने सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत दिया था, वो वर्ग से संबोधित करते हैं कि जो आर्थिक संपन्न होते हैं, जो राजनीतिक संपन्न होते हैं, जो सामाजिक संपन्न होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी संस्कृति को रिप्रोडक्शन करते हैं। वो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पैसे वाला व्यक्ति है ना, जैसे मुझे ले लीजिए, एक एग्जाम्पल सेट करता हूं मैं, मेरा एक बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान, और मैं एक विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित हूं, एक विचारधारा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी है, तो मैं अपने संस्थान के माध्यम से अपनी विचारधारा को किस पर थोपूंगा, बच्चों पर थोपूंगा। चाहे मैं उनके प्रेयर में वो एक्टिविटी शामिल करूंगा, चाहे उनका जो लंच का टाइम होता है उसमें वो एक्टिविटी शामिल करूंगा, या जो उसकी छुट्टी होती है, जो गतिविधियां होती हैं उसमें उन एक्टिविटीज को शामिल करूंगा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा उन बच्चों के ऊपर थोप दूंगा। यही बात मिस्टर पियर बोर्देयू कहता है कि साधन और संसाधनों पर अधिकार किसका था, हायर क्लास का था, और वो हायर क्लास अपने इस प्रभाव की वजह से अपनी विचारधारा है ना, वो लोअर लोगों के ऊपर थोपते थे। शैक्षणिक अपवर्जन भी एक होता है कि जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज शैक्षणिक संस्थान, जैसे हम आईआईटी एनआईटी की चर्चा करें, ठीक है ना, आज हम आईआईटी की चर्चा करें, आज हम एनआईटी की चर्चा करें, एक आम व्यक्ति उनकी कोचिंग्स नहीं ले सकता। यहां तक कि अगर सिलेक्शन भी हो जाए ना, तो उनकी फीस लाखों में होती है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अगर शैक्षणिक गतिविधियों से किसी को वंचित रखा जाता है, दैट इज एजुकेशनल एक्सक्लूजन। जैसे हम संस्थानों की चर्चा, कुछ एक संस्थान क्या होते हैं, धर्म विशेष से प्रेरित होते हैं, जैसे हम बीएचयू की चर्चा करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हिंदूवादी विचारधारा का खूब सपोर्ट करती है बीएचयू। जैसे हम चर्चा करते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम विचारधारा का खूब सपोर्ट करती है। जैसे हम जामिया मिलिया की चर्चा करें, वो छोड़िए आप, हम एक जेएनयू की चर्चा करें, ठीक है ना, जेएनयू के एक प्रेसिडेंट हुए थे मिस्टर कन्हैया कुमार, और दुर्भाग्य रहा कि मिस्टर जो कन्हैया कुमार है ना, वो कन्हैया कुमार चुनाव हार गए। उनको हालांकि दिल्ली से भी टिकट मिला सांसदी का, तो वो चुनाव हार गए, जिसके बाद में उनको बिहार से भी टिकट मिला, तो भी वो चुनाव हार गए। तो जेएनयू के ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि जेएनयू के द्वारा राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित की जाती है, ऐसा आरोप लगाते हैं। कौन लगाते हैं, हिंदुत्व वाली विचारधारा। और जेएनयू भी कहीं ना कहीं ये भेदभाव रखता है कि इस प्रकार के लोगों को जेएनयू कैंपस से दूर रखा जाए, तो कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन हो गया। जैसे हम बीएचयू और एएमयू की चर्चा करें, अब ध्यान रखना, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर ये लोग है ना, एएमयू है ना, जो हमेशा ये प्रयास में रहता है कि हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हमारे कैंपस में एंट्री ना कर पाए। बीएचयू का इनडायरेक्टली ये रहता है कि कोई मुस्लिम विचारधारा व्यक्ति कैंपस में ना आ पाए। तो मतलब ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति का शैक्षणिक अपवर्जन हो गया। मेरे पास बहुत सारे व्यक्तियों के अनुभव आते हैं, विद्यार्थियों के, किसी को, कोई हिंदू है, किसी को गाइड मुस्लिम मिला, कोई मुस्लिम है, उसको गाइड हिंदू मिला। उनकी आपत्ति ये होती है कि गुरुजी पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मतलब वो डरते हैं एक्सक्लूजन से कि कहीं ना कहीं हमारा अपवर्जन
ना हो पाए। ठीक है ना, ये अपवर्जन के प्रकार है। उसी तरीके से हम धार्मिक अपवर्जन की चर्चा करें, वो धार्मिक कारण, जैसे हम अभी राजस्थान का लेटेस्ट मुद्दा है, अभी राजस्थान का लेटेस्ट मुद्दा है, एक परीक्षा हुई थी रीट का, है ना, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है रीट, उसमें एक व्यक्ति जिसने जनेऊ पहन रखा था, ठीक है ना, जनेऊ पहन रखा, जो परीक्षा अधीक्षक थी, एक लेडीज थी टीचर, सेंटर मुखिया, उसने उस जनेऊ को उतार दिया। हिंदूवादी विचारधारा वाले लोग भड़क गए, अभी लेटेस्ट मुद्दा है, चल रहा है, आप सर्च करना इंटरनेट पे, हिंदूवादी विचारधारा के लोग भड़क गए और फाइनली वो जो शिक्षक थी ना, उसको सस्पेंड करवा दिया। अब ध्यान रखना, ये इसलिए करवाया क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लगा शिक्षिका के ऊपर कि कहीं ना कहीं आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, धर्म का आधार बनाकर उसको अपनी नौकरी से वंचित कर दिया, उसको एक्सक्लूजन कर दिया। ठीक है ना, तो ये धार्मिक अपवर्जन की श्रेणी में आ जाता है। लिंग अपवर्जन की बात करें, अब जैसे लिंग अपवर्जन में, उसको लिंग अपवर्जन भी बोल दो या धार्मिक अपवर्जन भी बोल दो, कई ऐसे मंदिर होते हैं जिसमें महिलाओं का प्रवेश रोक दिया जाता है, कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं होती है जिसमें कुछ एक खास दिन, ठीक है ना, वो एक साइकिल होता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ऐसी मान्यता है कि उन समय के दौरान, पीरियड्स के दौरान, कोई फीमेल ना तो रसोई घर में जा सकती है ना पूजा पाठ कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में वो अपवित्र रहती है। वो एक्सक्लूजन है, वो उसका धार्मिक अपवर्जन है, वो उसका सामाजिक अपवर्जन है, लिंग के आधार पर किया जाने वाला अपवर्जन है। जैसे हम किसी मजदूर की बात करें और दुर्भाग्य से वो मजदूर है ना, एक महिला मजदूर है, उस महिला को मजदूरी इसलिए कम दी जाती है क्योंकि वो महिला है, हालांकि वो शारीरिक श्रम किसी पुरुष मजदूर से बहुत ज्यादा करती है, लेकिन फिर भी इस तरीके की विचारधारा कि इसने कम काम किया है, इसको मजदूरी कम दी जाए, तभी तो समान वेतन अधिनियम आया था। तो लिंग के आधार पर अगर किसी का बहिष्कार होता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है, दैट इज लिंग आधारित, है ना, जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन। ठीक है, जाति के आधार पर, अब मान लो कोई, हम एससी या एसटी की बात करें, सबसे पहले एससी, फिर एसटी और फिर ओबीसी, है ना, मतलब इनमें जो सबसे पिछड़ा माना जाता है वो एससी, फिर एसटी और फिर जिसके बाद ओबीसी को। इन वर्गों में अगर किसी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में ये कहकर उसके अधिकारों से वंचित रखा जाए कि तू एससी है, तू एसटी है, तू ओबीसी है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? वो जाति आधारित है, अपवर्जन में आएगा। भौगोलिक अपवर्जन, जैसे हम गोरे और काले का हम कंसेप्ट की चर्चा करें, अफ्रीका की टीम में एक मुद्दा चला था, श्वेत वर्सेज अश्वेत, ठीक है ना, वहां पर गोरे खिलाड़ियों ने इसलिए विरोध किया कि उनके टीम में काले खिलाड़ी आ गए, दक्षिण अफ्रीका की बात। और अफ्रीका तो वैसे भी आपको पता है श्वेतों का साम्राज्य है, श्वेतों का भौगोलिक क्षेत्र है, तो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है वो भौगोलिक अपवर्जन। कई बार बोली भाषा के आधार पर हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं। मैंने इस बात को बहुत बार देखा है, मैं यात्रा कर रहा हूं और वहां पर अगर कोई बिहारी व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसकी बोली के आधार पर उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। इसलिए मजाक उड़ा दिया जाता है कि उसकी लैंग्वेज टोन है वो वहां की है, तो मतलब क्षेत्र के आधार पर। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को क्षेत्र विशेष के आधार पर अच्छी रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे उत्तराखंड की चर्चा करें, उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा मैं उत्तराखंड से आया हूं, हम इसलिए सम्मान देते हैं कि ये तो देवताओं के भूमि से आया है, तो मतलब एक व्यक्ति जो वहां से आए उसको अच्छा सम्मान मिलेगा, एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश से आए उसको कम सम्मान मिलेगा, ये भौगोलिक अपवर्जन में आएगा। ठीक है ना, जैसे हम हरिद्वार की चर्चा करें, हम गंगा जी की चर्चा करें, अभी कुंभ का मेला लगा, ठीक है ना, महाकुंभ था, कुंभों का कुंभ, और आंकड़े और कैलकुलेशन के अनुसार 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना था। अब महाकुंभ का हर व्यक्ति उसमें नहाने वाला व्यक्ति पवित्र है, और उसमें नहीं गया वो अपवित्र है, मतलब एक भौगोलिक उन्होंने सीमा का निर्धारण कर दिया। ये क्या कहलाता है? जोग्राफिकल एक्सक्लूजन कहलाता है। जैसे मैं प्रेमानंद बाबा की चर्चा करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रेमानंद बाबा जी हैं वृंदावन के। तो प्रेमानंद बाबा जी यूं कहते हैं कि वृंदावन में जिसका भी वास है ना,
वो भगवान का रूप है, उस पर भगवान की असीम कृपा है। जिसका नहीं है उस पर कृपा नहीं है। तो मतलब अगर हम क्लास के रेफरेंस में इसको समझ, हालांकि मेरे आदर्श है प्रेमानंद बाबा, लेकिन क्लास के रेफरेंस में समझे तो वो क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन हो रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य आधारित अपवर्जन की चर्चा करें। जैसे हमें पता चला कि कोई व्यक्ति एचआईवी या एड्स से पीड़ित है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो रखा है या कुष्ठ हो चुका है, कुष्ठ होने के बाद में वो ठीक है। जैसे हम एक बीमारी होती है टीबी टोबरबाइक्यूलोसिस की चर्चा करते हैं, तो मान लो इस तरीके से किसी को टीबी हो रही है, किसी को संक्रमक बीमारी है, हम उसके पास नहीं जाते हैं, तो मतलब ये क्या है ना, स्वास्थ्य आधारित अपवर्जन है। आपने भी देखा होगा कि कई बार जो गरीब व्यक्ति होते हैं फुटपाथ पर सोने वाले, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो साफ सुथरे नहीं होते, उनका जो अधिकतर जीवन है वो फुटपाथ पर रहता है, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। और एक अच्छा संभ्रांत परिवार का लड़का या लड़की तुरंत एक्सीडेंट हो जाए, 10 लोग आगे बढ़ जाएंगे, खासकर लड़की होगी तो और भी लोग है ना आगे बढ़ जाएंगे। मतलब वो स्वार्थ के आधार पर उनकी कोई देखभाल नहीं करना चाहता। ठीक है ना, किसी को एचआईवी हो गया तो एचआईवी को एक तरीके से कहीं ना कहीं हम रेपुटेशन से जोड़ देते हैं, अरे यार इसने गलत काम किया होगा तो इसलिए, जबकि वो लोग नफरत करने वाले खूब कर रहे हैं इस तरीके के कार्य। तो ये आ जाता है स्वास्थ्य आधारित। एक होता है मानसिक अपवर्जन, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे हम आईआईटी बाबा की चर्चा करें, अब समझ जाना, हम आईआईटी बाबा की चर्चा करें, कुंभ के मेले में आईआईटी बाबा मिस्टर अभय सिंह जो हरियाणा के हैं, बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं मिस्टर अभय सिंह। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मिस्टर आईआईटी बाबा है, उसने बॉम्बे से बीटेक किया है और फोटोग्राफी या फिल्मांकन में उनका डिप्लोमा भी है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि आईआईटी बाबा का अपवर्जन होना प्रारंभ हुआ। जितने भी बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, जितने भी बड़े बड़े मठाधीश हैं, जितने भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, उनको लगा कि हमारा जो स्थान, हमारी कुर्सी है ना, वो खतरे में है। उसको पागल घोषित कर दिया। एक न्यूज चैनल की बात करूं, न्यूज नेशन, ठीक है ना, न्यूज नेशन में आईआईटी वाले मिस्टर अभय सिंह जी को बुलाया गया, आईआईटी बाबा को, और उसमें और भी धर्मगुरु आए हुए थे। पता नहीं बहस का मुद्दा क्या था। आईआईटी बाबा ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोली और वहां का जो डिबेट था उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया। उन लोगों को मिर्ची लगी। आईआईटी बाबा का कहना है कि मुझे पीटा गया। उनमें जो आपस में बहस हुई है ना, वो सोशल मीडिया पर है उसका वीडियो। अब उसको पागल घोषित कर दिया। मतलब मानसिकता के आधार पर किसी को अधिकारों से वंचित करना, दैट इज मेंटली एक्सक्लूजन। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अपवर्जन के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारी क्लास तो गरीबी को लेकर ही है कि गरीबी से किस तरीके से अपवर्जन आता है। आज की क्लास में गरीबी के बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके क्या परसेंटेज, क्या आंकड़े हैं, गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन कौन सी समिति बनी, किस समिति की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सब के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बस थोड़ी सी मैंने भूमिका बनाई है कि एक्चुअल में जो अपवर्जन है ना, वो क्या होता है। अपवर्जन बहिष्कार होता है जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखो किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसकी थीम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपवर्जन की हम विशेषताओं की चर्चा करें, तो पहली विशेषता तो यह है कि इसमें भेदभाव होता है। ठीक है ना। और भेदभाव का नाम ही क्या है, अपवर्जन है। ठीक है ना। और अपवर्जन में अधिकारों का उल्लंघन होता है। जिस व्यक्ति का अपवर्जन हुआ है, नो डाउट कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन भी हुआ है, जिसके बाद में अपवर्जन के अंतर्गत व्यक्ति के अवसरों को कम कर दिया जाता है या बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है, लेकिन जाति का टैग, धर्म का, संप्रदाय का, वर्ग का टैग लगाकर उसे रोक दिया जाता है, मतलब उसके अधिकार कम कर दिए। ध्यान रखना, अपवर्जन में सामाजिक अलगाव शामिल होता है। जैसे हम अलगाव की चर्चा करें, अब ध्यान रखना, अलगाव की बात है ना, हमारे सोशियोलॉजी में मिस्टर दुर्खिम भी करता है। अलगाव की बात हमारे सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स भी करता है। और अलगाव की बात हमारे सोशियोलॉजी में रॉबर्ट के मर्टन करता है। रॉबर्ट के मर्टन ने अलगाव को क्या कहा है, प्रमोद बताओ, बताइए। रॉबर्ट के मर्टन ने अलगाव को क्या कहा है, मानक शून्यता।
ठीक है ना। मानक शून्यता की बात कौन करता है? मर्टन करता है। यहाँ पर ये कंडीशन बताई है, मर्टन ने भी अलग अलग कंडीशन बताई है, विद्रोह अलग बताया है, नवाचार अलग बताया है, अलगाव के अलग अलग रूप बताए हैं। दुर्खाइम ने भी अलगाव के अलग अलग रूप बताए हैं। दुर्खाइम तो यूं कहता है कि अलगाव के लिए समाज जिम्मेदार है। मिस्टर कार्ल मार्क्स है ना, वो आर्थिक अलगाव की बात करता है। तो अलगाव का मतलब ये है कि उसके इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। अगर वो समाज में रहता है तो समाज से इंटरेस्ट खत्म। समाज से इंटरेस्ट का मतलब कि समाज के मूल्य उसके लिए शून्य है, समाज की परंपराएं उसके लिए शून्य है, समाज के रीति रिवाज उसके लिए शून्य है। अगर वो मजदूर है या किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो काम के प्रति वो क्या हो गया? इंटरेस्ट जीरो, उसका उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यहां पर ये अपवर्जन भी तो एक तरीके से सामाजिक अलगाव ही है। समाज से वो क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। और ये जो अपवर्जन है ना, इसमें समाज में असमानता फैलती है, नकारात्मकता फैलती है, संवेदनशीलता में कमी आती है, मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है, विकृति और असंतुलन की भावना भी पनपती है। ये क्या हो गया? अपवर्जन की विशेषता हो गई। जैसे अपवर्जन के कारणों की चर्चा करें कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के अपवर्जन आ रहे हैं। भाई साहब, जो सबसे प्रमुख कारण है ना आज के समय में, वो है जातिवाद और धर्म। सबसे जो पहला कारण है वो जातिवाद और धर्मवाद है। और सबसे ज्यादा जो अपवर्जन का शिकार हो रहे हैं ना हमारे देश में, वो जाति के आधार पर ही हो रहे हैं। वो अस्पृश, जैसे हम छूत और अछूत दो की बात करते हैं ना, तो उसी के आधार पर। ठीक है। और जिसके बाद में लिंग भी क्या है? अपवर्जन का कारण। लिंग मतलब जेंडरों के बीच में, चाहे वो मेल हो गया, चाहे फीमेल हो गया, चाहे वो थर्ड जेंडर एलजीबीटी हो गया। ध्यान रखना, आर्थिक असमानता है ना, वो भी भाई साहब अपवर्जन का कारण है। गरीब लोगों का कोई मोल नहीं है। गरीब लोग कितना भी बुद्धिमान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसके विचारों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती। मैं हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जानता हूँ, ठीक है ना, जो खूब सारे बौद्धिक संपन्न हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर कैलाश जी जांगीड़। ठीक है। मेरे गांव से ही संबंध रखते हैं, मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और जब तक वो जिंदे थे तब तक मेरे ऊपर उनका खूब आशीर्वाद भी रहा। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले वो स्वर्ग सिधार गए हैं। हुआ ये था, उम्र में काफी बड़े, जब वो मरे थे तब उनकी उम्र 50 साल के लगभग थी। आज जिंदा होते तो लगभग 60 साल के आसपास होते हैं ना, मतलब मेरे पिताजी से 8-10 साल छोटे। हुआ ये था कि जब वो नवयुवक थे, वो किसी लड़की को पसंद करते थे। और उस समय एक तो एमबीबीएस होती है ना, एक पशु डॉक्टर भी होता है ना, जिसे हम बोल सकते हैं पशु चिकित्सक। तो वो कोर्स कर रहे थे, पशु कंपाउंडर नहीं, पशु चिकित्सक वाला वो कोर्स कर रहे थे। उनके पिताजी ने उनकी जबरदस्ती शादी किसी और से कर दी। ऐसा सुनते हैं हम इन चीजों को। तो उनकी शादी किसी और से करी, मानसिक आघात पहुंचा। ठीक है ना, मानसिक आघात पहुंचा, और वो डिप्रेशन में चले गए। वहां जो वो कोर्स कर रहे थे, वो कोर्स उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वही है ना, जैसे हम आईआईटी वाले बाबा की चर्चा करते हैं। अब उन्होंने आईआईटी से तो कोई मतलब नहीं रहा उनका, लेकिन उनके जो बातें होती है ना, आप उनका स्पीच सुना करो, बड़े उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक दिन शून्य के बारे में वो बता रहे थे, ओम के बारे में कुछ और बहुत लॉजिकली बता रहे थे। इसी तरीके से वो कैलाश जी जांगीड़ थे, उनके अंदर वो मुझे बुलाते और ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो मेरे से पूछते जो मैंने कभी सुने नहीं, फिर उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते। लेकिन उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता था। वो इसलिए नहीं थे, अरे यार ये तो शराब पीता है, सब उसकी निंदा करते थे। पर वो भी शराब की बहुत ज्यादा तलब थी, किसी से 10 रुपए मांगे, किसी से 15 रुपए मांगे। कहीं ना कहीं ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसके तो विचारों को भी तवज्जो नहीं दिया जाता। ये भी एक तरीके का अपवर्जन है। और अपवर्जन का कारण धर्म भी हो सकता है, ठीक है ना, राजनीतिक सहमति भी हो सकती है अपवर्जन का कारण। आजकल हमारे देश में एक विचारधारा बहुत ज्यादा फैल रही है कि इस विचारधारा को फॉलो करोगे तो देश में रहना पड़ेगा, अदरवाइज देश से बाहर निकल जाओ। तो ये भी एक अपवर्जन है। कांग्रेस वाले अपनी विचारधारा को, बीजेपी वाले अपनी विचारधारा को। नस्लीय भेद की चर्चा करें, अपने शरीर की बनावट के आधार पर, है ना, शारीरिक विकलांगता के आधार पर
मेंटली हेल्थ के आधार पर, अपनी कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर, कानूनी भेदभाव के आधार पर। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे क्या है, अपवर्जन के कारण है। उसी तरीके से अपवर्जन के प्रभाव की चर्चा करें तो भाई साहब, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष फैलता है, समाज में जो व्यवस्था है ना वो बिगड़ जाती है। ठीक है? सोशल टेंशन, और जिसके बाद में मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव भी फैलता है, आर्थिक पिछड़ापन आता है, संवेदनशीलता में कमी आती है, अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो पैदा होती है, समाज में डाइवर्सिटीज यानी समाज का खंडनात्मक विभाजन हो जाता है। मिस्टर घुरियकर इसके बाद जाति की 6 विशेषताओं में समूहों में असहमति पैदा हो जाती है, संविधान और मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है, शोषण और उत्पीड़न है उसकी भावनाएं भी बढ़ जाती है। ये अपवर्जन के कारण है। अगर समाधान की चर्चा करूं कि अपवर्जन के समाधान क्या है, तो भाई साहब एक तो समानता का प्रचार करना चाहिए। हम केवल इंसान हैं। जैसे हम मिस्टर काम्टे की चर्चा करें, और काम्टे की एक किताब है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब है मानवता का धर्म। ठीक है? काम्टे ने अपने अंतिम दिनों में इस बात को प्रसारित किया कि असली बात नर सेवा नारायण सेवा। जो धर्म के पुजारी है ना, जो महामानव है, मिस्टर आगस्ट काम्टे ने एक शब्द का प्रयोग किया था, महामानव। अब महामानव का मतलब कोई धार्मिक आडंबरों से नहीं था उनका ताल्लुकात। महामानव का मतलब था जो लोगों की सेवा करेगा। ठीक है ना? जो जन कल्याण के लिए काम करेगा। तो ध्यान रखना, समानता का प्रचार होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे क्या है, बराबर है। अपवर्जन का समाधान है शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। आर्थिक अवसरों का विस्तार होना चाहिए, मतलब सभी को रोजगार के लिए समान अवसर हो, संविधान की बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी कि दलित दूल्हे को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने से रोका या उसके साथ मारपीट की गई, वो उसका सामाजिक अपवर्जन कर दिया, वो उसके संविधान के कानून अधिकारों का अपवर्जन कर दिया। ठीक है ना? सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित योजनाएं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स उसको और ज्यादा संरक्षण मिले, शोषण को रोकने के उपाय होने चाहिए, सामाजिक समानता बढ़ाओ और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाओ। ये सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपवर्जन का समाधान कर सकते हैं। अब यहां पर आज की क्लास, जो आज का आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, देखो आपके 2 टॉपिक हो गए। आपका टॉपिक एक तो अपवर्जन हो गया, और आज की ही क्लास में आपका दूसरा टॉपिक है ना, वो गरीबी हो जाएगा। ठीक है? अब आपका टॉपिक ये दे रखा है कि गरीबी की वजह से अपवर्जन कैसे होता है, मतलब गरीबी कहां तक जिम्मेदार है अपवर्जन करने के लिए। तो सबसे पहले हम गरीबी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो पहली बात तो गरीबी क्या होती है ना? पावर्टी की हम बात करें तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकता मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी आवश्यकता जुटाने में असमर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, गरीब है। पहली बात समझ में आ गई गरीबी क्या है। दूसरी बात कि हमारे देश में गरीबी का आकलन है ना, वो किस पर किया जाता है? हमारे यहाँ पर गरीबी का आकलन उपभोग के आधार पर किया जाता है, कंजप्शन के आधार पर। यानी एक व्यक्ति जरूरत की वस्तुओं पर कितना खर्च करता है। ठीक है? यहां पर जैसे कोई व्यक्ति है ना, और वो व्यक्ति महीने के 50,000 कमाता है ना, तो याद रखना कि उसकी जो गरीबी का आकलन है ना, वो 50,000 के आधार पर नहीं किया जाएगा। उसकी गरीबी का आकलन है ना, इस आधार पर किया जाएगा कि 50,000 में से वो कितना क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, मतलब कितना वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। तो कुल मिलाकर गरीबी का आकलन है कंजप्शन के आधार पर किया जाएगा। और अगर हम 2014 तक चर्चा करें तो 2014 तक अगर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति रोजाना 32 रुपए कमाता है, और शहरी क्षेत्र का मतलब रोजाना 47 रुपए कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। ये दुर्भाग्य है 2014 से पहले।
कोई व्यक्ति रोजाना 32 रुपए कमाने वाला, रोजाना शहरी क्षेत्र का 47 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं। जिसके बाद में ध्यान रखना, एक समिति आई थी जिसे हम तेंदुलकर समिति के नाम से जानते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, भ्रष्टाचार भी था, ठीक है ना, ये और एक गरीबी भी था। तो तेंदुलकर समिति का जो संबंध है ना वो गरीबी से है। तो तेंदुलकर समिति यूं कहती है कि 22%, और रंगराजन समिति यूं कहती है कि 29.5% लोग हैं ना वो गरीबी रेखा से नीचे। ये इन दोनों समितियों की रिपोर्ट थी। और भारत में गरीबी का प्रतिशत, अगर भारतीय जनगणना 2011 की चर्चा करूं तो लगभग 22% आबादी है ना वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ठीक है। और अगर हम पहली गरीबी रेखा की समिति की चर्चा करें तो ध्यान रखना 1970 में पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग ने कहा था कि भाई साहब ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी और 24,000 नहीं 2400 है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ये न्यूनतम जरूरतें हैं। योजना आयोग जिसने 1970 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है और रोजाना 2400 कैलोरी से कम उसे मिल रही है वो गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में गरीबी रेखा की कुछ समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट की परीक्षा में स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछी गई है। वीएम दांडेकर और एन रथ समिति, ये आई थी 1971 में। जिसके बाद में अलग समिति, ये आई थी 1979 में। डीटी लक्कड़वाड़ा समिति, ये आई थी 1993 में। सुरेश तेंदुलकर समिति, ये आई थी 2009 में। और डॉक्टर सी रंगराजन समिति, ये आई थी 2014 में। पता है प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। अब एक तरफ समिति दे देंगे, दूसरी तरफ है ना वो शन दे देंगे। तो ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अलग समिति की चर्चा करें तो अलग समिति है ना वो 1979 में आई, और इसने भी वो योजना आयोग वाला पैमाना रखा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, है ना। वही रंगराजन समिति जो 2014 में आई, तो यहां पर रंगराजन समिति यूं कहती है कि शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर 1407 रुपए, है ना, 1407 अगर महीने के कमाता है तो वो गरीब नहीं है। मासिक व्यय की बात है, खर्चे की बात है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपए निर्धारित किए गए थे। वही बीएम दांडेकर और एन रथ, ये 1971 में आई थी, ठीक है ना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत करे, और भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन इसी समिति के द्वारा किया गया था, वीएम दांडेकर एंड एन रथ समिति, ठीक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने दोनों के लिए 2250 कैलोरी का निर्धारण किया है, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वीएम दांडेकर से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये 2250 कैलोरी की बात करता है, और जबकि अलग समिति है ना वो 2400 और 2100 कैलोरी की बात करता है। और भारत में जो गरीबी का आकलन होता है ना वो कंजप्शन के आधार पर होता है, यानी उपभोग के आधार पर होता है। मतलब कोई कितना कमाता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितना खर्च करता है इससे मतलब है, ठीक है। फिर जिसके बाद में गरीबी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी, है ना। यहाँ पर लिख भी रखा है कि जब किसी व्यक्ति की आय या उसका उपभोग व्यय इतना कम होता है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर के नीचे के स्तर पर गुजारा कर रहा है, यानी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो वो किस में आ जाएगा, निरपेक्ष गरीबी में आ जाएगा, ठीक है। एससीआर का प्रयोग किया जाता है। और सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है आय की असमानता। जब हम दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो दोनों में बहुत भारी अंतर, मतलब उसके सापेक्ष, कई बार कहते हैं ना कि उसके मुकाबले ये कम है, दैट इज सापेक्ष, ठीक है।
निरपेक्ष का मतलब होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, और सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से पूर्ति नहीं कर पा रहा, है ना। अब देखो साहब, ये है ना गरीबी वाले जो आंकड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो समितियां है ना, ये समितियां तो आपको बहुत जरूरी है याद करना। वीएम दांडेकर एनरथ 1971 में, अलग समिति 1979 में, डीटी लक्कड़वाला 1993 में, सुरेश तेंदुलकर 2009 में, डॉक्टर सी रंगराजन 2014 में। ठीक है, अब आ जाओ साहब, गरीबी समझ में आ गया। अब गरीबी है ना जो अपवर्जन के लिए किस तरीके से जिम्मेदार है, आखिर क्या वजह है कि गरीबी की वजह से किसी व्यक्ति को अपवर्जन का शिकार होना पड़ता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई साहब, ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, ठीक है ना, पर्याप्त साधन नहीं है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, हेल्थ सर्विसेज उनको नहीं मिल पा रही, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक कंगाली। तो एक तो गरीबी की वजह से अपवर्जन का जो प्रमुख कारण है ना, वो ये निकल कर आता है। आजकल तो एक सोशल स्टेटस बन गया है, जैसे हम मकानों की चर्चा करें, हम गाड़ी घोड़ों की चर्चा करें, यहां तक कि हम कपड़ों की चर्चा करें। खूब पैसे वाला आदमी, खूब पैसे वाला आदमी है, अगर वो फटे टूटे कपड़े पहन के किसी के सामने जाता है ना, तो सामने वाला उसको गरीब ही समझेगा। ये भी एक स्टेटस का कारण बन गया। जैसे कई लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, मॉल में जाएंगे, जहां पर कपड़े चेंज करने की जो जगह होती है, वहां पर फोटो लेंगे, या फिर ऑनलाइन मंगाएंगे चीजों को, फ्लिपकार्ट अमेजन से, 2 5 10 रील्स बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, और अपने स्टेटस है ना उसको बढ़ा लेंगे। तो ये भी एक कारण बन गया है। ठीक है, एक दूसरा की गरीबी है ना, वो भाई साहब शिक्षा तक सीमित पहुंच को तय करती है। वो अच्छे संस्थानों में नहीं जा सकता, अच्छे कॉलेजों में नहीं जा सकता, अच्छी किताबें नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, अच्छे गैजेटों का वो प्रयोग नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा की पहुंच है, उसको भी गरीबी कम करती है। जैसे स्वास्थ्य असमानताएं, जिसके पास पैसा है, मेडिकल सर्विसेज उसको खूब मिल जाएगी। मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूं जो पैसे की वजह से मर गए, क्योंकि मेडिकल सेवाएं बहुत महंगी हैं, अब गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी के कारण ही अपवर्जन आया उसका। ठीक है, रोजगार में भेदभाव, अब यहाँ पर भी लिख रखा है कि गरीबों को नौकरी बाजार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे रोजगार के जो अवसर है ना, वो कम हो जाते हैं, या कम वेतन। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति का पहनावा ठीक नहीं है ना, और कोई व्यक्ति इतना एक्टिव नहीं है, तो उसको मेहनत का भी नहीं दिया जाता। ठीक है, सामाजिक कलंक, लेबलिंग थ्योरी, हमारे सोशियोलॉजी में लेबलिंग थ्योरी की बात कौन करता है प्रमोद? हम्म, लेबलिंग थ्योरी की बात कौन करता है? बता, लेबलिंग थ्योरी की बात कौन करता है अपने सोशियोलॉजी में? नहीं पता? हार्वर्ड बेकर नहीं करता है लेबलिंग थ्योरी की बात, जिसे हम कलंक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अपराध के लिए लेबलिंग थ्योरी को मिस्टर हार्वर्ड बेकर ने उत्तरदायी माना है। लेबलिंग थ्योरी ये होती है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके बाप दादाओं ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है सोवन, ठीक है ना। अब सोहन के दादा का नाम है राजू, है ना। अब सोहन के दादा राजू ने किसी का मर्डर कर दिया, 2 पीढ़ी पहले की बात थी। लेकिन उसके दादा ने जो मर्डर किया ना, दादा के ऊपर जो कलंक लगा, उस कलंक के जो ताने हैं, वो ताने सोहन को भी सुनने पड़ रहे हैं। सोहन खूब भला आदमी है, कोई कतई उसमें 1% भी गलत आदत नहीं है, लेकिन बार बार हर कोई दबा देता है कि चल भाग, तेरे दादा ने तो ये काम किया था, तू यहां नजर नहीं आएगा। अब खूब भला आदमी है, अब भाई उसमें सोहन की क्या गलती है? वो सोचता है कि जब मैं अपराधी ही नहीं हूं,
मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, फिर भी मुझे इस तरीके का व्यवहार करते हैं लोग, तो क्यों ना मैं अपराध ही करूं। तो अपने दादा के कलंक की वजह से वो अपराध करता है, इसे लेबलिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सोशलॉजी को समझो, आप पढ़ो मत। तो सामाजिक कलंक है ना, वो भी गरीबी की वजह से ही आता है। राजनीतिक बहिष्कार, अब राजनीतिक बहिष्कारों का मैं एक उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा चुनाव होता है जिसे हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, ठीक है। बिहार में ग्राम प्रधान बोलेंगे और हमारी तरफ इसको सरपंच बोलेंगे। हकीकत यह है कि हमारे जो सरपंच के चुनाव होते हैं ना, 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जो पैसे खर्च करेगा, जो दारू नोट बांटेगा, मीट मछली मुर्गा खिलाएगा, वो जीत जाएगा। अब गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई उसका राजनीतिक बहिष्करण भी तो हो गया। ये सब गरीबी की वजह से है। फिर जिसके बाद में सांस्कृतिक अलगाव, ठीक है ना। गरीब आदमी सांस्कृतिक अलगाव का शिकार होता है, क्योंकि ना अच्छे कपड़े पहन सकता, ना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता। गरीबी और सामाजिक बहिष्करण के ये आयाम है, जैसे इनकम पॉवर्टी हो गया, आय गरीबी, है ना। अपर्याप्त आय स्तरों के कारण बुनियादी आवश्यकताओं तक वो नहीं पहुंच सकता। शिक्षा के आधार पर उसका बहिष्कार हो जाता है। आवास संबंधित है, सुरक्षा, है ना। पर्याप्त रहने करने के लिए घर बार नहीं होते उसके पास। और फूड इनसिक्योरिटी, खाद को लेकर भी असुरक्षा होती है। गरीब आदमी को भोजन की, इस बात की कोई शॉर्टेज नहीं होती कि उसको भोजन मिल जाएगा, ठीक है। सामाजिक एकाकीपन, सोशल आइसोलेशन, कोई बात करना पसंद नहीं करता गरीब आदमी, तो सोशल आइसोलेशन का भी शिकार होता है। डिजिटल विभाजन, है ना, इसका भी वो शिकार होता है। जैसे टेक्नोलॉजी पर कई लोगों की पहुंच कम। मेरे पिताजी की चर्चा करता हूं, ठीक है ना। मेरे पिताजी 1984 में समाज शास्त्र से एमए है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं समाज शास्त्र मेरे ब्लड में है। आज मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए, है ना। डिफेंस में थे वो, रक्षा मंत्रालय में लेखाधिकारी, और 2018 में वो रिटायर्ड हो गए। अब मेरे पिताजी को कीपैड का मोबाइल ही चलाना आता है। मेरे पिताजी जो टच वाले बड़े फोन है ना, ज्यादा मल्टीमीडिया फोन मेरे पिताजी नहीं चला सकते। एक मेरे पिताजी की खासियत यह है कि मेरे पिताजी को जितने भी मोबाइल नंबर है ना, वो मुख जुबानी याद है। ये सत्य है कि उन्होंने वो फीड करके नहीं रखते, मुख जुबानी याद है, चाहे वो 100 नंबर चाहे 50 नंबर हो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे 10-5 लोग बैठे हुए हैं, अब जहां टेक्नोलॉजी की बात चलती है वहां पर तो मेरे पिताजी तो कह देते हैं कि भाई मुझे तो नहीं आता। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के आधार पर उनका क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, उनका अपवर्जन हो गया। लेकिन ये इतना चिंता का मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरे पिताजी को ड्राइविंग करना नहीं आता, फोर व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। किसी जमाने में साइकिल जरूर चला लेते थे जवानी के दिनों में, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलाना आता। तो ये भी एक एक्सक्लूजन का कारण हो सकता है, लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है। यहां पर यही कहा है कि एक्सक्लूजन के आयाम क्या क्या है। तो ध्यान रखना, इनकम से रिलेटेड, और फिर शिक्षा से संबंधित, हाउसिंग इनसिक्योरिटी, जिसके बाद में फूड इनसिक्योरिटी, फिर जिसके बाद में सोशल आइसोलेशन और डिजिटल डिवाइड, ठीक है। ये सब गरीबी की वजह से ही होता है। और राजनीतिक बहिष्करण, है ना, लीगल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। वही बात है, कोई पैसे वाला व्यक्ति अपराध कर दिया, और ध्यान रखना सामने वाली पार्टी गरीब है, तो पैसे वाला व्यक्ति अच्छा वकील करेगा, अच्छी तरीके से केस लड़ेगा, जुर्म करने के बावजूद वो बच जाएगा, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे है ना, गरीबी और अपवर्जन के परिणाम है। ये लो साहब, लगभग 49 मिनट हो गई, और 49 मिनट में आपकी जो क्लास है वो क्लास भी समाप्त हो जाती है। देखो, इससे पहले की जो चीजें थी वो तो जनरल बातें थी, हो सकता है कि वो सारी चीजें आप पे आती हो, लेकिन ये सारी चीजें आप याद कर लेना। एक तो तेंदुलकर फॉर्मूले के अनुसार 22%, और रंगराजन फॉर्मूले के अनुसार 29.5%, ठीक है ना। और पहली गरीबी रेखा 1970 योजना आयोग के द्वारा, जिसने 2400 और 2100 कैलोरी का निर्धारण किया था। और जिसके बाद में कौन सी समिति बनी, है ना। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से गरीबी रेखा से संबंधित कौन सी नहीं है या कौन सी है, ठीक है। अलग समिति वही 2400 और 2100 की बात करती है। रंगराजन 1407 और 972 मासिक खर्चे की बात करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले गरीबी का व्यवस्थित मूल्यांकन किया था वीएम दांडेकर और एन रथ समिति ने किया था, ठीक है। और भारत में ये मोस्ट है, भारत में जो गरीबी का आकलन होता है ना,
वो उपभोग व्यय के आधार पर होता है। कोई कितना कमाता है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वो कितना खर्च कर पा रहा है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि कई लोगों के पास मतलब अभी मेरी नजर में तो ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी नानी से सुनता था कि हमारे गांव में फलाना ऐसा आदमी रहता था जिसको इतना सोना मिला, इतना ये मिला, लेकिन फिर भी, और वो छोड़ो आप, मैं जहां पे रहता हूं ना, ये एक छोटा सा कस्बा है, बीकेआई बांदीकुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन चली थी बांदीकुई से आगरा के लिए चली थी। अब जहां पे रहता हूं, यहाँ पर जमीनों के भाव बहुत ज्यादा हाई है, और कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है। कई व्यक्तियों के पास तो 7 8 8 10 10 करोड़ रुपए तक की जमीन है, लेकिन वो ऐसे रह रहे हैं, अपनी बिल्कुल दीनहीन स्थिति में रह रहे हैं। तो वो यही है कि वो खर्च नहीं कर पा रहे, मतलब वो गरीबी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और जिसके बाद में ये एससीआर है ना, एससीआर का जो प्रयोग है ना, हेड काउंट रेशो, इसका प्रयोग निरपेक्ष गरीबी में किया जाता है, ठीक है। और लॉरेंज वक्र विधि और गणनीय गुणांक विधि, इनका जो प्रयोग है ना, दोनों मेथड्स सापेक्ष गरीबी निकालने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सापेक्ष गरीबी के निर्धारण की दो विधियां, एक तो लॉरेंज वक्र विधि, एक गिन्नी गुणांक विधि, ठीक है। ये लो साहब, आपकी जो क्लास है वो क्लास खत्म हो जाती है। अच्छे से मेहनत करें, क्लास बनाने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, समझ समझ के पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जब तक विद्यार्थी के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, तब तक पढ़ना और पढ़ाना बेकार है। मैं कितना भी ज्ञानी हूँ वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं अपने नॉलेज को विद्यार्थी के पास कितना डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ कंटिन्यू हो जाएगा। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।